ये पैसा है। मैं अगर तुमसे पूछूं कि इसका वैल्यू क्या है तो तुम शायद 50 रुपए कहोगे, पर एक्चुअल वैल्यू है 1 रुपया या फिर उससे भी कम। एंड ये सिर्फ इस नोट की बात नहीं है, बल्कि 100, 200, 500, 1000 सब की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम ही है। पर तुम 10 रुपए के नोट से सिर्फ एक बिस्किट खरीद सकते हो, लेकिन 500 के नोट से 50 बिस्किट खरीद सकते हो। पैसा जो है ना, ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। इसी वजह से मेरे दिमाग में काफ़ी सवाल चल रहे थे, जैसे कि एग्जैक्टली ये पैसा है क्या, और अगर हम जीडीपी में 4th नंबर पे हैं तो फिर भी लोग मुझे अक्सर सड़कों पे क्यों दिखते हैं, ये रोड्स इतनी टूटी हुई क्यों होती हैं, और अगर पैसे बनाने की मशीन्स हमारे पास ही है तो हम अमीर क्यों नहीं बन जाते पैसे बनाते। एंड फन फैक्ट, इन सभी सवालों का जवाब मुझे मिल गया, स्टार्टिंग विद जीडीपी। The real GDP has been estimated to grow by 7.8%. That is in fact expected to grow. आज जो आंकड़े आए हैं उन आंकड़ों से साफ है कि भारत की अर्थव्यवस्था की नींव कितनी मजबूत है। थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हम है नहीं अभी फोर्थ है, अभी फिफ्थ है। अभी फिफ्थ है। दिनों पहले सरकार की तरफ से कहा है कि फोर्थ हो गए हैं, तो अभी फोर्थ हुए नहीं है, अगले साल शायद हो जाए, लेकिन अगर रुपया गिरता रहा तो अगले साल भी नहीं होगा। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हर एक पॉलिटिशियंस, न्यूज़ चैनल्स इसके बारे में बात करते हैं और अपने गुण गाते हैं किस तरह उन्होंने अपने देश को दुनिया का 4th लार्जेस्ट जीडीपी बना दिया, पर वो जीडीपी को कभी समझे ही नहीं, या फिर वो हमें बेवकूफ़ बना रहे होते, क्योंकि जीडीपी का मतलब होता है कि हमने एज अ कंट्री एक साल में कितना ज़्यादा वैल्यू जनरेट किया है थ्रू गुड्स एंड सर्विस। इसे तुम कंट्री का रिपोर्ट कार्ड की तरह समझो। जीडीपी का फार्मूला होता है C+I+G+(in)(x-m). अब ये कोई फार्मूला मैं तुम्हें नहीं रटवा रहा, बल्कि बस समझने के लिए समझ लो। C का मतलब होता है कंज्यूमर स्पेंडिंग, यानी कि हम लोगों ने कितना स्पेंड किया है। आई का मतलब होता है बिजनेस इन्वेस्टमेंट, कितनी बिजनेस की इन्वेस्टमेंट हुई है। G का मतलब होता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग। X का मतलब होता है एक्सपोर्ट्स। M का मतलब होता है इंपोर्ट्स। ये तो बेसिक लेवल की, सरफेस लेवल की चीजें। अब फॉर एग्जांपल, अगर किसी कंट्री का जीडीपी था $1 ट्रिलियन एंड अगले साल ही हो जाता है $1.05 ट्रिलियन, तो हम ये कह सकते हैं कि इस कंट्री की इकोनॉमी 5% से ग्रो हुई है। एंड पता है यहाँ पे सबसे बड़ा झोल क्या होता है कि कुछ ऐसी भी कंट्रीज होती हैं जिनका जीडीपी बहुत कम होता है, पर वो दुनिया की अमीर कंट्रीज में से आती हैं, जैसे कि स्विट्जरलैंड। और वहीं पे कुछ ऐसी कंट्रीज भी होती हैं जो जीडीपी में बहुत ऊपर होती हैं, पर देश उतना अमीर नहीं होता, जैसे कि इंडिया। ये जो जीडीपी है ना, ये हमें दिखाता है कि हमारे पास कितना बड़ा पाई है, लेकिन ये नहीं दिखाता कि उस पाई के कितने ज्यादा हिस्से होंगे। इंडिया की जो पॉपुलेशन है ना, वो ऑलमोस्ट 1.4 बिलियन है। अगर हमने थोड़ा थोड़ा भी वैल्यू जनरेट किया ना, तो वो सम अप होके बहुत ज्यादा हो जाएगा। एंड यही रीजन है कि हम दुनिया के 4th नंबर पे हैं। इसे थोड़ा डीप एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। मान लो कि 2 कंट्रीज है, एक कंट्री जिसमें 10 लोग रहते हैं और दूसरी जिसमें 100 लोग रहते हैं। जिसमें 10 लोग रहते हैं उसकी जीडीपी है 1000 रुपीज, और जिसमें 100 लोग रहते हैं उसकी जीडीपी है 2000। अब देखने में ऐसे लगेगा कि जिसके पास 2000 है वो अमीर होगी, और वो खुद भी खुश होंगे कि हम तो इनसे ज्यादा अमीर हैं, हमारे पास इनके डबल पैसे हैं। एंड यही जीडीपी फेल हो जाता है। लेकिन इकोनॉमिक्स में एक और टर्म भी एग्जिस्ट करती है, जीडीपी पर कैपिटा। अब ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो जाती है। इसका मतलब होता है कि जितनी भी जीडीपी है एक कंट्री के पास, उसका एवरेज निकाल के देखो कि किसके पास ज्यादा एवरेज है। अब उन 2 रूम की एग्जांपल लेते हैं। 1000 डिवाइड बाय 10 आता है 100, और 2000 डिवाइड बाय 100 आता है 20। यानी कि जीडीपी पर कैपिटा के हिसाब से जो दूसरी कंट्री है जिसके पास सिर्फ 1000 रुपए हैं, वो ज्यादा अमीर है, क्योंकि उसके लोगों के पास ज्यादा पैसे एग्जिस्ट करते हैं इंडिविजुअली। मतलब कि यहाँ हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। एम आई राइट? रॉन्ग। फर्ज करो कि एक रूम है जिसमें 10 मिडिल क्लास लोग बैठे। अब उन सभी का एवरेज जो है ना, वो है 50,000 पर ईयर, यानी कि वो 50,000 कमाते हैं पूरे साल में। लेकिन अचानक गवर्नमेंट कहती है कि आओ अंबानी, तुम इस कमरे में आके बैठ जाओ। एंड सडनली उनका जो एवरेज है वो लैक्स और मिलियंस बिलियन से पहुंच जाएगा। क्या उस रूम के किसी भी इंसान को कुछ फायदा हुआ? नहीं। क्या उस रूम में कोई भी इंसान अमीर हुआ? नहीं। लेकिन जीडीपी पर कैपिटा के हिसाब से वो कमरा तो बहुत ज़्यादा अमीर है। एंड यहीं पे जीडीपी पर कैपिटा भी फेल हो जाता है। यानी कि ये चीज़ें जो है ना, ये बस देखने में अच्छी लगती हैं, पर जैसे ही तुम इनके अंदर जाते हो तो तुम्हें बहुत ज़्यादा फ्लॉज दिखते हैं। लेकिन अब सवाल आता है कि लोगों की ज़रूरतें पूरी क्यों नहीं होती? इस दुनिया में कितनी ज़्यादा फैक्ट्रीज हैं, टेक्नोलॉजी है और दौलत है, पर फिर भी हर इंसान को वो क्यों नहीं मिलता जो उसे चाहिए? एंड यही आता है इकोनॉमिक का सबसे डीप कॉन्सेप्ट, स्कार्सिटी। इन सिंपल वर्ड में कहूँ तो लोगों को चाहिए बहुत सारी चीज़ें। तुम्हें चाहिए अच्छा खाना, अच्छा फ़ोन, बहुत सारा टाइम, अच्छी सेहत, सिक्योरिटी, और ये लिस्ट कभी ख़त्म नहीं होने वाली।
एंड ये लिस्ट हर इंसान के अंदर है। इंसान जो है ना, ये बहुत ज़्यादा लालची होता है, उसे चाहिए सब कुछ, पर इतनी रिसोर्स है ही नहीं जितनी लोगों को चाहिए। एंड एग्जैक्टली ये जो गैप है ना, ये कितना तुम्हारे पास है और कितना तुम्हें चाहिए, इसे कहते हैं स्कार्सिटी। एंड इसीलिए लोगों को चाहिए चीज़ें, जब उन्हें वो चीज़ें नहीं मिलती तो वो काम करते हैं, वो फिर एक पैशन को चूज़ करते हैं जो इन स्कार्सिटी को कम कर सके। अब जो ये चूज़ करना है ना, इसे इकोनॉमिक की भाषा में कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हर एक चॉइस जो तुम लेते हो ना, लगता है कि वो फ्री है, पर वो फ्री होती नहीं है। कैसे? एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। तुम सैटरडे को फ्री होते हो और तुम 3 चीज़ें कर सकते हो। फ्रीलांसिंग, जिसे तुम 2000 कमा सकते हो, पढ़ सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल कर सकते हो। तुम थके हुए थे, तुमने सोचा रील स्क्रॉल कर लेते, तुम्हें लगा ये फ्री है, पर वो फ्री नहीं थी। उसकी कॉस्ट थी वो 2000 जो तुम फ्रीलांसिंग से कमा सकते थे, वो अच्छे मार्क्स जो तुम पढ़ने से ला सकते थे। एंड ये हर जगह इस्तेमाल होता है। मान लो कि गवर्नमेंट आज डिसाइड करती है कि वो 1 बिलियन रुपीज़ फंड करेंगी एक स्टेडियम बनाने के लिए, तो उस स्टेडियम की असली कॉस्ट वो 1 बिलियन रुपीज़ नहीं है, बल्कि वो चीज़ें हैं जो हम 1 बिलियन रुपीज़ से हम कर सकते थे। वो हॉस्पिटल, वो स्कूल, वो रोड्स। तुम जब भी किसी ऑप्शन को चूज़ करते हो ना, तो तुम सिर्फ उस ऑप्शन को चूज़ नहीं करते, बल्कि जितने भी ऑप्शन साथ में एग्जिस्ट करते हैं उन सभी को अनटिक भी कर देते हो। इसीलिए टाइम को सही यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि तुम दिन में हज़ारों ऐसे डिसीजन लेते हो जिनमें तुम कुछ चीज़ों को टिक करते हो और हज़ारों चीज़ों को अनटिक कर देते हो। चलो अब समझते हैं सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये पैसा है क्या। पैसे को समझने के लिए ना मेरे पास एक एग्जांपल है, एंड आई स्वेयर इस कहानी को सुनने के बाद ना तुम एक बार हैरान जरूर होगे। सो ना, पैसिफिक ओशन में एक आइलैंड है गैप के नाम से। सो उसमें लोग ना ही सोना और ना ही कागजी पैसा इस्तेमाल करते थे, बल्कि वो बहुत बड़े पत्थरों को एज अ करेंसी इस्तेमाल करते थे। वो पत्थर इतना ज़्यादा हैवी होता है कि एक नॉर्मल इंसान उसे उठा नहीं सकता था, एंड इन पत्थरों को वो दूसरे आइलैंड से लाते थे कश्ती के थ्रू। एक दिन क्या हुआ कि एक पत्थर को कश्ती में लाया जा रहा था, लेकिन अचानक वो उस कश्ती से गिर गया और ओशन के तह तक पहुंच गया। अब उस पत्थर को निकालना तकरीबन इम्पॉसिबल था, क्योंकि उसका वजन तकरीबन एक हाथी के बराबर था। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात, उस आइलैंड के लोगों ने अभी भी माना कि वो पत्थर अभी भी वैल्यूबल है। जिस आदमी का वो पत्थर था, वो अभी भी उतना ही अमीर था, उसके पास उतना ही वैल्यू एग्जिस्ट करता था। वो उस पत्थर को बेच सकता था, उसके बदले जितनी चीजें ले सकता है वो ले सकता था, क्योंकि वहां के लोगों ने माना कि वो पत्थर अभी भी वैल्यूबल है। एग्जैक्टली ऐसा ही आज का पैसा काम करता है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि वो 50 रुपए का जो नोट है, उसका कोई असल में वैल्यू नहीं है, वो बस इंक और कॉटन का बना है। उसे तुम खा नहीं सकते, उसे कुछ बना नहीं सकते, पर वो वैल्यूबल है क्योंकि हम मानते हैं कि वो वैल्यूबल है। मान लो कि अगर आज अचानक गवर्नमेंट कहे कि 500 का जो नोट है ये अब से वैलिड नहीं है, तो शायद तुम 500 को नोट को टिश्यू की तरह इस्तेमाल करो। एंड यहीं पे लोग सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। वो पैसे को और वेल्थ को एक दूसरे से कंपेयर करते हैं। पता है वेल्थ क्या होती है? वो जो अनाज जो किसान उगाता है, वो जो हॉस्पिटल जिसमें इलाज होता है, वो जो घर जिसमें तुम बैठे हो, और वो जो पिज़्ज़ा जो तुम खाते हो। मान लो कि गवर्नमेंट आज से कहे कि पिज़्ज़ा जो है ना उसका कोई वैल्यू नहीं है, तो क्या तुम उस पिज़्ज़ा को फेंक दोगे? ऑफ कोर्स नहीं, तुम उसे खाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें लगता है कि वो अभी भी वैल्यूबल है। लेकिन पैसे का केस ऐसा नहीं है। पैसा जो है वो डिपेंडेंट होता है बिलीफ पर। अगर बिलीफ खत्म हुआ तो पैसे का कोई भी वैल्यू नहीं होगा। पैसा जो है ना, ये एक टिकट की तरह होता है। बिना टिकट के हम मूवीज नहीं देख सकते, लेकिन टिकट का असल में कोई वैल्यू नहीं है। टिकट को देखने में हमें मजा नहीं आता, टिकट से हमारा कोई फायदा नहीं है, लेकिन बिना टिकट के हम उस सिनेमा हॉल में नहीं अंदर जा सकते। सो टिकट बस एक मीडियम है जो हमें सिनेमा हॉल के अंदर ले जा सकता है, फिर हम अपनी फेवरेट मूवीज देखते हैं और मजे करते हैं। असली प्लेजर जो है वो मूवीज देखना है, टिकट नहीं है। लेकिन बिना टिकट के हम वो नहीं कर सकते। अब एक और बहुत बड़ा मिथ है जो लोगों में अक्सर पाया जाता है कि बार्टर सिस्टम दुनिया का सबसे पहला मनी सिस्टम है, पर ऐसा नहीं है। क्यों? बिकॉज एंथ्रोपोलॉजिस्ट और इकोनॉमिस्ट को ऐसा कुछ खास मिला नहीं है। कुछ चंद एग्जाम्पल के अलावा ऐसी जगह नहीं मिलती जहाँ पर लोग बार्टर सिस्टम को यूज करते थे, बल्कि अक्सर उनके पास कुछ ना कुछ करेंसी होती थी। अब वो एग्जैक्टली पैसा नहीं होता था, बल्कि अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती थी, पर स्टिल कुछ ऐसा जरूर था जिसके थ्रू वो एक दूसरे के साथ ट्रेड करते थे। अब जो ये बार्टर सिस्टम है ना, ये असल में एक इमरजेंसी सिस्टम है। जब किसी कंट्री की करेंसी फेल हो जाए या फिर उसके इकोनॉमी गिर जाए, तो लोग उस वक्त इसी चीज को इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल
जिम्बाब्वे में 1 ट्रिलियन के नोट से एक ब्रेड भी नहीं आती थी। तो सोच एक इंसान कितने ही पैसे लेके जाएगा एक ब्रेड खरीदने के लिए। फिर वो डायरेक्ट बाटा सिस्टम को यूज कर रहे थे। लेकिन अब सवाल ये आता है कि बाटा सिस्टम को ही क्यों नहीं यूज कर लेता एक इंसान। एंड इसका जवाब बड़ा ही सरल है कि बाटा सिस्टम जो है ना, इसमें बहुत ज्यादा फ्लॉज है। कैसे? मान लो कि मेरे पास 2 चीजें और मेरे सामने खड़ा हुआ बंदे के पास भी 2 चीजें। अब मुझे उसकी चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन उसे मेरी चीज चाहिए। मुझे ट्रेड तो करना है पर उसके वाली चीजों से नहीं। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं उससे पैसे लेता और अपनी फेवरेट चीज खरीद कर हम दोनों सेटिस्फाई हो जाते। पर वहां पर क्योंकि बाटा सिस्टम एग्जिस्ट करता है, इस वजह से ना ही मुझे मेरी फेवरेट चीज मिल रही है और ना ही उसे मिल रही है, इसीलिए बाटा सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता। अब उस एग्जाम्पल पे वापस आते हैं कि जिम्बाब्वे में 1 ट्रिलियन के नोट से एक ब्रेड भी नहीं आ रही थी। ऐसा क्यों? बिकॉज जिम्बाब्वे में हाइपर इन्फ्लेशन हुई। इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि एक नोट जो है ना, उसका वैल्यू बहुत गिर जाता है। जैसे कि इंडिया में इन्फ्लेशन हो रहा है, लाइक $1.92 के बराबर पहुंच गया, पर ये हाइपर अभी नहीं हुआ। इसे बस हम इन्फ्लेशन कह सकते हैं। लेकिन अब सवाल आता है कि ये इन्फ्लेशन होता क्यों है। इसे समझने से पहले मैं तुम्हारे सामने एक छोटी सी एनालॉजी रखूंगा, जिससे तुम इसका पता लगा सकते हो कि इन्फ्लेशन कैसे होती है। मान लो कि एक छोटी सी कंट्री है जिसके पास सिर्फ 20 एप्पल्स हैं और उसके पास नोट जो है वो है 20। अब जो पैसे है ना, वो एग्जैक्टली उतना ही होने चाहिए जितना एक कंट्री के पास वैल्यू, सर्विस या कुछ जो चीजें एग्जिस्ट करती हैं। अगर उनसे ज्यादा हुआ तो उसका वैल्यू नीचे गिरेगा। ठीक है, अब मान लो कि कंट्री ने सोचा कि हम एवरेज लेवल पर हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि हम अमीर बन जाएं? और उन्होंने एक काम किया, उन्होंने पैसे छापने स्टार्ट कर दिए। उस कंट्री के पास 20 नोट थे, अब 40 हो गए। सबको लगा कि हम अमीर हो चुके हैं, पर हुए नहीं, बिकॉज एप्पल अभी भी 20 ही है। असल वैल्यू जो है वो एप्पल का है, पैसे का नहीं है। पैसा तो बस एक मीडियम है जो रिप्रेजेंट करता है वेल्थ को। तो फिर अचानक से जो पैसा है ना, इसका वैल्यू नीचे गिर जाएगा और एक एप्पल जो कि पहले 1 रुपये में आ रही थी, अब वो एक एप्पल 2 रुपये में आएगी। एप्पल का वैल्यू तो वही है, लेकिन पैसे का वैल्यू गिर गया। एंड इसी को कहते हैं इन्फ्लेशन। जब गुड्स और सर्विस से ज्यादा नोट हो तो पैसे का वैल्यू कम हो जाता है। अगर किसी भी देश को अमीर होना है ना, तो नोट छापने से कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला उसे, बल्कि अमीर होने के लिए असल में गुड्स और सर्विस ही इंक्रीज होने चाहिए। जैसे कि इस एग्जांपल में इन्हें एप्पल की खेती करनी, ना कि नोट्स छापने थे। एंड अब लास्ट में एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो शायद अगर मैं तुम्हें ना बताऊं तो ज्यादती होगी। सुना, जब भी हम बैंक के पास जाते हैं, अपने पैसे बैंक में रखते हैं, हमें लगता है कि हमारे पैसे वहां पर सेफ है। ऑफ कोर्स वो सेफ होते हैं, पर हमें लगता है कि वो फिजिकल फॉर्म में भी किसी जगह पर पड़े होंगे, पर ऐसा नहीं होता। तुम्हारे जो पैसे हैं ना, वो कोई इंसान यूज कर रहा होता है एज ए लोन। जैसे ही तुम बैंक में 10,000 भरते हो तो बैंक उसमें से 8,000 जो है वो लोन पे दे देता है और 2,000 रखता है ताकि तुम्हारे जो रोजमर्रा की विड्रॉल्स हो उनमें कोई प्रॉब्लम ना हो। अब मान लो कि एक दिन अचानक एक अफवाह उठ जाए कि बैंक जो है उसमें सारा पैसा खत्म हो गया, तो लोग सभी भागते जाएंगे बैंक के पास, बोलेंगे मेरा पैसा मुझे वापस दो। एंड फन फैक्ट, बैंक के पास उतना पैसा होगा ही नहीं। बैंक नॉर्मली चल रही थी, एक अफवाह की वजह से वो बैंक सच में तबाह हो जाएगी। एंड इस टर्म को कहते हैं बैंक रन।